स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप जानते हो, ये चैप्टर नंबर 3, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का ये थर्ड चैप्टर है। और ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, उस सीरीज में हम हर चैप्टर से चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थर्ड चैप्टर का हम सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव में भी इंटरेस्टेड हो, तो हमने इक्विटी डेरिवेटिव के ऑलरेडी 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज, यानी 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आता है, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट? द ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉइज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बेनिफिशियरी नहीं होते ट्रस्ट के। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी बेनिफिशियरी नहीं होते। यूनिट होल्डर्स बिल्कुल होते हैं। और ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड, दे आर नॉट बेनिफिशियरीज। ठीक है, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है यूनिट होल्डर। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? तो ये होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं एएमसी। तो एएमसी आपकी डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल करती हैं। आरटीए डे टू डे एक्टिविटी हैंडल नहीं करती, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी भी नहीं करते, यूनिट होल्डर तो बिल्कुल भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, whose job is to track the various corporate actions like bonus, dividend, rights issue in companies where the mutual fund scheme has invested? यानी ये जो सारी चीजें आती हैं, इनको ट्रैक कौन करता है? जब बोनस इश्यूज होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं, राइट्स होते हैं, तो इन्हें ट्रैक करने का काम करता है कस्टोडियन, यानी ऑप्शन नंबर बी। RTA, registrar and transfer agency function must be independent of the AMC and it cannot be retained in-house. State whether this is true or false. तो इसका आंसर होगा ट्रू। ये थर्ड पार्टी एक्टिविटी है। तो अगर आप देखोगे तो एएमसी खुद का रजिस्ट्रार नहीं होता, वो किसी और को बनाता है। तो उनका काम होता है एएमसी के साथ मिलकर काम करना, लेकिन इंडिपेंडेंट। With which agencies are the mutual fund distributors registered? वो लोग जो आप तक म्यूचुअल फंड लेकर आते हैं, जिन्हें हम एमएफडी कहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? तो वो एसोसिएटेड होते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसे हम कहते हैं एमफी। क्वेश्चन नंबर 6, द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर हैंडल्ड बाय एएमसी। हमने पहले भी देखा था दूसरे फॉर्म में, डे टू डे ऑपरेशंस कौन हैंडल करता है? एएमसी हैंडल करती है। स्पॉन्सर, ट्रस्टी या यूनिट होल्डर्स नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस यूनिट डैश, विच इज द बिग पार्ट ऑफ दिस यूनिट, मेंटेन्स इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड as well as allots or redeems units and processes purchase, redemption, switch, request, dividend, etc. It also generates the account statement that an investor receives. तो ये काम मेंटेन करने का करता है आरटीए। क्या होता है कि पार्ट आता है एएमसी का, लेकिन जब आप देखते हो ना कि ये सारे प्रोसेसेस कौन प्रोसेस करता है, तो इसको प्रोसेस करने का काम होता है आरटीए का। क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर दोज म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक? These funds usually track an index or have a fixed portfolio strategy based on some index, so they are passive in nature. तो इसका आंसर होगा ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इस चीज को आप ध्यान में रखिए, जैसे स्टॉक्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब स्टॉक्स को एएमसी बनाती है और इसमें आपको यूनिट्स अलॉट होती है। स्टॉक्स को आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो दिन में मल्टीपल टाइम्स। एमएफ में आपकी एंट्री एक बार होती है और एग्जिट एक ही बार होती है। ठीक,
तो अब जो ईटीएफ होता है ना, वो दोनों की अच्छी चीजों को ले लेता है। एएमसी इधर से ले लिया, यूनिट्स इधर से ले लिया, और मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है जस्ट लाइक स्टॉक्स। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि ये एएमसी के द्वारा बनाई गई चीज है, यूनिट्स देती है, इसलिए इसे फंड कहा जाता है, लेकिन ये एक्सचेंज में ट्रेड होती है एकदम स्टॉक की तरह, तो इसीलिए इसका नाम होता है ईटीएफ। क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर फंड्स where the fund manager has the flexibility to choose the investment portfolio। यानी ये एक ऐसे फंड्स हैं जहां पे फंड मैनेजर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे जिस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन एक ब्रॉडर पैरामीटर होता है, विद इन द ब्रॉडर पैरामीटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे सपोज अगर मैंने कहा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो वो लार्ज कैप में लगाएगा, लेकिन कौन से लार्ज कैप में लगाएगा वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, राइट। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड। अब अगर ये इंडेक्स फंड होता तो उसमें दिमाग दौड़ाने का कुछ भी नहीं है, जो भी पैसा जाएगा उससे इंडेक्स बाय हो जाएगा। लेकिन अगर एक लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप फंड है, तो यहां पर जो भी पैसा आएगा वो कौन से लार्ज कैप्स में जाएगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड। Dash in terms of full market capitalization, large cap companies are the companies where dash the company, whereas mid cap companies are dash। तो याद रखिए 0 से 100 तक होता है लार्ज कैप, 100 से 101 यानी से लेके 250 तक होता है मिड कैप, और 251 के बाद से जो कुछ भी है वो है स्मॉल कैप। तो ये वेरिएशंस याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लार्ज कैप होते हैं 1 से 100 तक, और मिड कैप होते हैं 101 से 250 तक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 3 के 10 क्वेश्चन। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम यहाँ से चालू होता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज तुरंत इसे कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और फायदा उठा सके जो हम कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं और बना रहे हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और या आप चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन ना समझाऊं, मैं आपको टॉपिक्स भी समझाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर यस बताइए, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपकी रिक्वायरमेंट